सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पैथोलॉजिकल पार्ट की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पैथोलॉजी से संबंधित कुछ सिंपल सी टर्म है उनका मतलब बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए एपोप्टोसिस क्या होता है, डीजेनरेशन क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, इश्केमिया क्या होता है, थ्रोम्बस क्या होता है, आर्टरी में बने तो क्या होगा, वेन में बने तो क्या होगा, कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा, कौन सा जानलेवा होगा, एम्बोलिज्म क्या होता है और उसके अलावा इन्फाक्शन क्या होता है। आज अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। कुछ पर्टिकुलर वर्ड बचे हुए हैं उनको डील करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ग्रोथ डिसऑर्डर। ग्रोथ डिसऑर्डर का मतलब है कोई पर्टिकुलर सेल जिसकी ग्रोथ नॉर्मल से कम हो जाए, छोटी हो जाए, कोई पर्टिकुलर सेल जिसकी ग्रोथ नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, किसी नॉर्मल अरेंजमेंट में सेल के नंबर बढ़ जाएं, या सेल अपना पर्टिकुलर फॉर्मेट चेंज कर ले, या सेल में कुछ बदलाव होने लग जाए, उन सारे के सारे डिसऑर्डर्स को ग्रोथ डिसऑर्डर के अंदर शामिल किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द ग्रोथ डिसऑर्डर। ग्रोथ डिसऑर्डर में पहली टर्म अपन डिस्कस करेंगे, उसका नाम होगा एट्रोपी। सारे के सारे साथियों को इसके बारे में नॉलेज है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब क्या होता है। देखें, एक नॉर्मल सेल का डायग्राम बनाएं अपन। मान के चलें ये नॉर्मल सेल है, ये सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम है, ये नॉर्मल सेल है और इनका नॉर्मल अरेंजमेंट है और ये एक दूसरे से अटैच। सारे साथियों को पता है कि एट्रोपी का मतलब होता है किसी भी सेल का साइज कम हो जाना, डिक्रीज साइज ऑफ सेल। डिक्रीज साइज ऑफ सेल इज नोन एज एट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो पर्टिकुलर सेल है कुछ सालों बाद इसका साइज ये हो जाए। ऊपर वाली नॉर्मल सेल है, इनको अपन एट्रोपिक सेल बोलेंगे। तो ये नॉर्मल सेल का साइज छोटा हो गया, इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन नाम देंगे एट्रोपी। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक 3 साल वाले बच्चे के शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो सेल है और वही बच्चा जब 20 साल का होता है तो उसके शरीर में पाई जाने वाली सेल है, तो 3 साल वाले बच्चे के शरीर में पाई जाने वाली सेल का साइज छोटा होगा। 20 साल का होगा तो कई गुना ज्यादा सेल का साइज बढ़ जाएगा। देन व्हाट इज दिस। वो जो 3 साल का बच्चे के अंदर सेल हैं, क्या उनको एट्रोपिक सेल बोलेंगे अपन। तो आप सारे साथियों का आंसर है नो सर, और बात भी सही है, उनको एट्रोपिक सेल नहीं बोलेंगे अपन। तो एट्रोपी अपन कब बोलेंगे, जब सेल का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाए। डेवलपमेंट होने के बाद सेल का साइज कम होना एट्रोपी कहलाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे अपन, डिक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। डिक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। फुल डेवलपमेंट होने के बाद सेल का साइज डिक्रीज होना, यह एट्रोपी कहलाता है। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंसान 20-25 साल का हो गया, 25 साल के बाद ग्रोथ स्टेबल हो जाती। शरीर को जरूरत होती है तो सेल में ग्रोथ होती है, अदरवाइज तो अपनी लंबाई, चौड़ाई, वेट लगभग स्थिर हो जाता है। फिर वो 25 साल का इंसान जब 60-65 साल में होता है, यदि किसी की लंबाई ज्यादा है तो वह झुक जाता है। उसके अलावा उसके ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं उनका साइज छोटा हो जाता है। आप सभी को पता है स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बोले तो रिंकल्स हो जाते हैं, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स में
पहुंचने वाला प्रॉपर परफ्यूजन कम हो जाता है, जिससे सेल के जो पर्टिकुलर साइज है वो कम होने लग जाता है। इसी वजह से एक लंबा इंसान झुक जाएगा, स्किन पर रिंकल्ड होने लग जाएंगे, ब्रेन के सेल का साइज छोटा होने लग जाएगा, जिससे एल्जाइमर जैसी बीमारियां डेवलप हो जाएंगी। तो पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद, यानी एट्रोपी को डिफाइन करना है तो ये वाला शब्द लिखना बेहद जरूरी होगा। डिक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट इज नोन एज एट्रोपी। डिक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट इज नोन एज एट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ओल्ड एज, जिस तरीके से ओल्ड एज के दौरान बॉडी की सेल का साइज कम हो जाता है, उन पर्टिकुलर सेल को एट्रोपिड सेल अपन बोलते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोपी। एट्रोपी के बाद अगले टर्म के बारे में जानकारी लें अपन। नंबर 2 हाइपरट्रोफी। नंबर 2 हाइपरट्रोफी। देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है, हाइपर का मतलब है ज्यादा, तो सेल का साइज बढ़ जाता है। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे इंक्रीज साइज ऑफ सेल। इंक्रीज साइज ऑफ सेल। अच्छा, 3 साल वाले बच्चे की सेल और वही बच्चा जब 20 साल का होगा तो सेल बताओ लगातार सेल का साइज बढ़ेगा। लंबाई चौड़ाई में ग्रोथ होती है तो उसको तो अपन बोलते हैं ग्रोथ, उसको तो अपन बोलते हैं ग्रोथ। जब वो 24 साल का हो गया और सेल की जो ग्रोथ होनी थी मैक्सिमम वो हो चुकी, अब यदि उसके बाद सेल का साइज बढ़ेगा तो उस सर्कमस्टांस को अपन हाइपरट्रोफी बोलेंगे। यानी पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद सेल का साइज बढ़ना हाइपरट्रोफी कहलाता है। तो हाइपरट्रोफी को अपन, जैसे अभी अपन ने बनाई कुबोइडल सेल, उनका साइज यदि बढ़ जाए, जो अपन ने कुबोइडल सेल अभी बनाई थी, देखें ये नॉर्मल सेल है, इनका साइज यदि बढ़ जाए तो इस सर्कमस्टांस को हाइपरट्रोफी बोलेंगे। यहां भी अपन को बोलना होगा, यूं तो साइज बचपन से लेकर 25 साल तक बढ़ता है, क्या वह हाइपरट्रोफी है? नहीं, पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद बढ़ेगा तो सर्कमस्टांस को हाइपरट्रोफी बोलेंगे। तो इंक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। इंक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट, पूरी तरीके से डेवलपमेंट के बाद सेल का साइज बढ़ना हाइपरट्रोफी कहलाता है। इंक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। अभी जो हाइपरट्रोफी वाला सर्कमस्टांस है, इस पर और अपन चर्चा करें। देखें, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज बढ़ता है। यूट्रस का साइज लगातार 9 महीने तक बढ़ता है, तो क्या उसकी सेल का साइज भी बढ़ता होगा? तो आंसर है यस। आंसर है यस, लंबाई चौड़ाई बढ़ती है यूट्रस की, तो हाइपरट्रोफी होती होगी। परंतु ये जो हाइपरट्रोफी होती है, यह नॉर्मल है या बीमारी की वजह से होती है? तो यहां पर अपन बोलना चाहेंगे इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस। इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज में ग्रोथ होना या हाइपरट्रोफी होना, एक तो सर्कमस्टांस ये मान लो। नंबर 2, जितने भी एथलेटिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट टीम के, यदि उनका इको कार्डियोग्राफी आप कराओ तो 90% खिलाड़ियों के हार्ट का साइज आपके मेरे हार्ट के साइज से ज्यादा मिलेगा। 90% खिलाड़ियों के हार्ट का साइज आपके मेरे हार्ट के साइज से ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? दिन में 8 घंटे वर्कआउट करते हैं वो लोग, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, बोले तो एथलेटिक्स है। उनके लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के साइज से ज्यादा होता है। वाई? ज्यादा काम करता है हार्ट, ज्यादा काम करता है तो मसल फाइबर की लेंथ बढ़ जाती है, और मसल फाइबर की लेंथ का बढ़ना, व्हाट इज दिस? दैट इज द हाइपरट्रोफी। तो एथलेटिक्स के हार्ट में
एथलेटिक्स के हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी होना, इसको अपन बोलेंगे LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन एथलेटिक्स हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन एथलेटिक्स हार्ट। परंतु क्या उनके हार्ट का साइज बढ़ना कोई बीमारी के अंदर काउंट करना चाहोगे आप? नहीं, उनके हार्ट का साइज बढ़ना अपन बीमारी के अंदर काउंट नहीं करना चाहेंगे। इज दैट क्लियर? इसके अलावा देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, आप सारे साथियों को पता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 26वें दिन जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है तो एस्ट्रोजन का प्रभाव कम हो जाता है। बोले तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं और ये एंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लग जाती। ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी शेडिंग होने लग जाती है और शुरुआती 5 दिन के लिए मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। शुरुआती 5 दिन के लिए मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, ब्लीडिंग होती है यहां से। उसके बाद 5वें से 14वें दिन तक एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और सेल में तेजी से डिवीजन होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोलिफेरेशन ऑफ सेल। सेल में तेजी से डिवीजन होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोलिफेरेशन ऑफ सेल। सेल का प्रोलिफेरेशन होता है, सेल में डिवीजन होता है, सेल का प्रोलिफेरेशन होता है तो सेल के नंबर बढ़ते हैं। सेल के नंबर बढ़ते हैं। देखो, सारे साथियों को ज्ञान है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान पहले से 5वें दिन जो फेज चलता है उसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, उसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। फिर 6ठे दिन से 14वें दिन जो फेज चलता है उसको अपन बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज और 14वें से 28वें दिन तक जो फेज चलता है उसको अपन बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन आता है। तो यहां अपन चर्चा करें इस दौरान तो कौन से हार्मोन का रोल है? एस्ट्रोजन का। और सीक्रेटरी फेज में मेनली कौन सा हार्मोन रोल निभाएगा? प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन तो सेल के नंबर बढ़वाता है, एस्ट्रोजन तो सेल के नंबर बढ़वाता है और प्रोजेस्टेरोन सेल का साइज बढ़वाएगा। देखो, सेल में डिवीजन हुआ, जल्दी जल्दी से बहुत सारी सेल बन गई। अब सेल तो बन गई पर सेल का साइज तो छोटा रह गया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से डिवीजन हुआ है। तो सीक्रेटरी फेज में इन सेल का साइज बढ़ता है, सीक्रेटरी फेज में इन सेल का साइज बढ़ता है और सेल का साइज बढ़ना क्या बोले अपन? हाइपरट्रॉफी। तो मेरा यहां पर आपसे क्वेश्चन है, क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान किसी फेज में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम की सेल का साइज बढ़ता है क्या? यस। कौन से फेज के दौरान? सीक्रेटरी फेज के दौरान। कौन बढ़ाएगा सेल का साइज? आंसर है प्रोजेस्टेरोन बढ़ाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। साथ में ये जो प्रोलिफेरेटिव फेज है जहां पर एस्ट्रोजन का रोल होता है, यह सेल का तेजी से डिवीजन कराता है और सेल का तेजी से डिवीजन कराने का मतलब हुआ सेल के नंबर बढ़ना, और सेल के नंबर बढ़ना अपन बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। क्या बोलेंगे अपन? हाइपरप्लेजिया। तो ये 6ठे से 14वें दिन तो होता है हाइपरप्लेजिया। कौन कराता है? एस्ट्रोजन कराता है यूट्रस में। और 14वें से 28वें दिन होता है हाइपरट्रॉफी, जो कौन कराएगा? प्रोजेस्टेरोन कराएगा। अब हर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा। यहां मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया होगा यह पैथोलॉजिकल होगा या फिजियोलॉजिकल होगा? बीमारी या बिना बीमारी? तो आंसर है आपका कि सर बिना बीमारी का होगा। बोले तो नॉर्मल होगा, इसको अपन बीमारी में काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अपन बोल सकते हैं एथलेटिक्स के हार्ट का साइज बढ़ना नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम, हाइपरट्रॉफी
ऑफ एंडोमेट्रियम, किसकी एंडोमेट्रियम? यूट्रस की। हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस कौन से फेज में? ड्यूरिंग द सीक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द सीक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सीक्रेटरी फेज के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी होना यह नॉर्मल है बिना बीमारी के। तो देखो ये वाले जो भी वर्ड लिखे हैं इस साइड में अपन ने, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होगी तो यूट्रस का साइज बढ़ना तय है। व्हाट इज दिस? दैट इज द हाइपरट्रॉफी। बट ये नॉर्मल है बिना बीमारी के। सारे खिलाड़ी अपनी क्रिकेट टीम में जो खेलते हैं उनके हार्ट का यदि इको कराएं तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा, बोले तो हाइपरट्रॉफी हो गई। क्या टर्म दे इसको अपन? LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन एथलेटिक्स हार्ट। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूटेराइन एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी होती है प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से। तो दीज आर द नॉर्मल सर्कमस्टांस। इसके अलावा यदि किसी पर्टिकुलर इंसान में सीवियर एनीमिया, यदि किसी पर्टिकुलर इंसान में सीवियर एनीमिया है, मान के चलो उसका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम है। अब बताओ 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो बॉडी कंपनसेट करेगी और ब्रेन से स्टिमुलेशन आएंगे और हार्ट से कहेंगे कि इसको ज्यादा चलना है। उसका 5 ग्राम हीमोग्लोबिन आने वाले 10 साल तक रहा। इसका मतलब उसके हार्ट ने 3 गुना ज्यादा काम किया और 10 साल बाद इस पर्टिकुलर चेंबर में मसल का साइज बढ़ जाएगा और लगातार ऐसे बढ़ता रहा तो ये वाले चेंबर के फंक्शन कमजोर हो जाएंगे और यह पर्टिकुलर चेंबर ब्लड को पुल करने में असमर्थ हो जाएगा। इस अवस्था का नाम होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों हुआ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? क्योंकि इसका हार्ट पिछले 10 सालों से नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई अल्कोहल लेने वाला इंसान 20-25 साल तक लगातार अल्कोहल ले तो उसका लीवर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है लीवर? लीवर सिरोसिस हो जाता है क्योंकि लीवर ज्यादा काम करता है। तो हार्ट ज्यादा काम करेगा तो मसल कमजोर हो जाएंगी, उसको CHF हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज की इकोकार्डियोग्राफी कराओ तो LVH मिलेगा, LVH मिलेगा। परंतु ये जो LVH मिला है यह बीमारी की वजह से मिला है या बिना बीमारी की वजह से? तो आंसर है कि सर बीमारी की वजह से मिला है। ये जो LVH मिला है यह बीमारी की वजह से मिला है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीजों में भी LVH हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीजों में भी, यानी LVH इन पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीजों में LVH हो जाएगा। बीमारी की वजह से होगा तो आपके सामने 2 कंडीशन रखी हैं। बिना बीमारी के सेल में हाइपरट्रॉफी हो रही है, बिना बीमारी के सेल में हाइपरट्रॉफी हो रही है। इस अवस्था को नाम देते हैं अपन फिजियोलॉजिकल, इस अवस्था को नाम देते हैं अपन फिजियोलॉजिकल। दैट इज द फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, दैट इज द फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। और बीमारी की वजह से यदि हाइपरट्रॉफी हो रही है इस कंडीशन को नाम देंगे अपन पैथोलॉजिकल, इस कंडीशन को नाम देंगे अपन पैथोलॉजिकल। तो बोले तो 2 तरह की होती है हाइपरट्रॉफी, बीमारी की वजह से और बिना बीमारी की वजह से। बोले तो इसके दोनों टाइपों को बोलेंगे अपन फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरट्रॉफी, इट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरट्रॉफी। देख लें आप हाइपरट्रॉफी का मतलब जो अपन ने पढ़ा। परिभाषा देख लें, इंक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट इज नोन एज हाइपरट्रॉफी।
सेल का साइज बढ़ना हाइपरट्रॉफी है, दो तरह की होगी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन एथलेटिक्स हार्ट, और हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द सीक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और पैथोलॉजिकल में देख लें, एलवीएच इन पेशेंट विद सीएचएफ, एलवीएच इन पेशेंट विद सीएचएफ, इट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरट्रॉफी। इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। अगले ग्रोथ डिसऑर्डर के बारे में बात करें अपन। नंबर 3, जिसको अपन बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। शायद सारे साथियों को इसके बारे में भी जानकारी है कि सर सेल के नंबर बढ़ना हाइपरप्लेजिया कहलाता है। मेरा यहां पर क्वेश्चन है कि सेल के नंबर तो कैंसर में भी बढ़ते हैं, सेल के नंबर तो कैंसर में भी बढ़ते हैं, तो इसमें और कैंसर में क्या अंतर होगा? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर? तो देखिए अंतर होता है, कैंसर में सारी सेल एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, उनका अरेंजमेंट नॉर्मल नहीं होता। यहां जो सेल होती हैं वह नॉर्मल अरेंजमेंट वाली होती, एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी हुई रहती, एक दूसरे से चिपकी हुई रहेंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी हुई रहेंगी। इस सरकमस्टांस को हाइपरप्लेजिया बोलेंगे, यानी इसमें नॉर्मल अरेंजमेंट होगा, जबकि कैंसर सेल में अरेंजमेंट सेल का एक दूसरे के प्रति नॉर्मल नहीं होता। तो इसको अपन बोलेंगे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन नॉर्मल अरेंजमेंट, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन नॉर्मल अरेंजमेंट। नॉर्मल अरेंजमेंट में सेल के नंबर बढ़ जाना हाइपरप्लेजिया कहलाता। अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में छठे दिन जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो यूट्रस की सेल का तेजी से डिवीजन होता है, जिसको अपन प्रोलीफेरेशन कहते हैं। तो प्रोलीफेरेशन एक तरह का हाइपरप्लेजिया ही है। तो हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम, हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम, किसकी एंडोमेट्रियम? यूट्रस की, ऑफ यूट्रस। कौन से फेज में? प्रोलीफेरेटिव फेज में। कौन से हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। तो ध्यान रखने वाली बात यह भी है, एस्ट्रोजन तो हाइपरप्लेजिया कराता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन हाइपरट्रॉफी कराता है। तो हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग, अपन बोलेंगे प्रोलीफेरेटिव फेज, ड्यूरिंग प्रोलीफेरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और प्रेगनेंसी के दौरान भी नंबर बढ़ते हैं और नॉर्मल सेल होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई गुना नंबर बढ़ते हैं और वो नॉर्मल सेल होती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी होती है। तो हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द प्रोलीफेरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बाय द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, बाय द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की वजह से, बाय द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की वजह से। इज दैट क्लियर? उसके अलावा ओल्ड एज में मेल क्लाइंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से
प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। प्रोस्टेट के हाइपरप्लेजिया का डोमिनेंट कॉज माना जाता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है तो कंडीशन डेवलप हो जाती है प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो यहां इस बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की कंडीशन को अपन इसके अंदर काउंट करेंगे, बट वह बीमारी है जिससे बहुत सारे सिम्टम आने लग जाते हैं, आने वाले भविष्य में कैंसर होने की भी संभावना हो जाती है। और उसके लिए अपन एक नॉर्मल सी जांच करते हैं, शायद आप साथियों को पता होगा, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यदि वो मौजूद मिले किसी मेल क्लाइंट में, तो आने वाले भविष्य में उस इंसान को प्रोस्टेट का कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। तो यहां अपन बोलेंगे हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से। तो यहां ये जो मैंने हाइपरप्लेजिया लिखा है यह बिना बीमारी के है, और बिना बीमारी के हाइपरप्लेजिया हो रहा है। सरकमस्टांस को अपन बोलेंगे फिजियोलॉजिकल, सरकमस्टांस को अपन बोलेंगे फिजियोलॉजिकल, और वो जो हो रहा है जिससे आने वाले भविष्य में कैंसर भी हो सकता है, वह एक बीमारी है, इसको अपन बोलेंगे पैथोलॉजिकल। तो हाइपरप्लेजिया भी दो तरह का होगा, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। यह भी दो तरह का होगा, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरप्लेजिया। और यहां एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, वो कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। यह बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया आने वाले भविष्य में कैंसर भी बन जाता है, और इसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीजन की जांच होती है, स्पेसिफिक एंटीजन की जांच होती है जिसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरप्लेजिया, इट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरप्लेजिया। देख लें, आपके सामने लिखा हुआ है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन नॉर्मल अरेंजमेंट इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। दो तरह का होगा, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जैसे कि यूटेराइन एंडोमेट्रियम में होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रोलिफेरेटिव फेज के दौरान, उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी होता है। इसका कारण होता है एस्ट्रोजन। और पैथोलॉजिकल में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा लेवल की वजह से होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक मार्कर होता है, कैंसर मार्कर, जिसकी ब्लड में उपस्थिति ये डील करती है कि आने वाले भविष्य में इस मेल क्लाइंट को प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। उस स्पेसिफिक एंटीजन का नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो पहली टर्म एट्रोपी, दूसरी टर्म हाइपरट्रोफी, तीसरी टर्म हाइपरप्लेजिया, चौथी टर्म को डील करें अपन जिसका नाम है मेटाप्लेजिया। देखें, ज्यों का त्यों क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसकी परिभाषा को लेकर, इसकी परिभाषा को लेकर ज्यों का त्यों क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी परिभाषा होती है कि एक तरह की सेल का दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाना मेटाप्लेजिया कहलाता है। तो इसको डिफाइन करते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल into another type of cell,
किसी एक तरह की सेल का किसी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल इज नोन एज मेटाप्लेजिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपनी बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है और किसी भी कारण से आने वाले भविष्य में 2, 4, 5, 10 साल बाद इन सेल को अपन फिर से देखें और फिर से देखने के बाद अपन को एक अजीब सी कंडीशन मिले जहां पर आपने स्क्वेमस एपिथेलियम देखी थी, अब वहां पर कोबोइडल एपिथेलियम आ गई है। तो एक पर्टिकुलर तरह की सेल का दूसरे पर्टिकुलर तरह की सेल में कन्वर्ट होना मेटाप्लेजिया कहलाता है। तो मेटाप्लेजिया इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल। मेरा क्वेश्चन है यहां पर आपसे, क्या यह नॉर्मली भी पाया जाता है अपनी बॉडी में? क्या यह नॉर्मली भी पाया जाता है अपनी बॉडी में? तो देखें, डील करें। ये आपके मेरे शरीर के अंदर वह सेल है जिससे कार्टिलेज बनती, ये वो सेल है जिससे कार्टिलेज बनती। अच्छा, कार्टिलेज बनाने वाली सेल को नाम देते हैं अपन कॉन्ड्रोब्लास्ट। कार्टिलेज बनाने वाली सेल को नाम देते हैं अपन कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये वो सेल है जिससे बोन का निर्माण होता है, ये वो सेल है जिससे बोन का निर्माण होता है। बोन बनाने वाली सेल को अपन नाम देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। बोन बनाने वाली सेल को अपन नाम देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बनाने वाली सेल, ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने वाली सेल। शायद आप सारे साथियों ने यह वर्ड सुना है, कार्टिलेजिनस बोन। कार्टिलेजिनस बोन का मतलब वह बोन जिसका ओसिफिकेशन कार्टिलेज से होता है। मेम्ब्रेनस बोन जो मेम्ब्रेन से बनती है, मेम्ब्रेन से बनने वाली मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेज से बनने वाली कार्टिलेजिनस बोन। तो आपके मेरे शरीर में बहुत सारी कार्टिलेजिनस बोन होती है, इसका मतलब है उन बोन का निर्माण कार्टिलेज से होता होगा, उन बोन का निर्माण कार्टिलेज से होता होगा। जब कार्टिलेज से बोन का निर्माण होता है, इसका मतलब कार्टिलेज वाली सेल बोन बनाने वाली सेल में कन्वर्ट होती होगी। यानी सीधा सा मतलब है, ड्यूरिंग द ओसिफिकेशन फ्रॉम ए कार्टिलेज द कॉन्ड्रोब्लास्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट। कार्टिलेज से बोन बनने के दौरान कॉन्ड्रोब्लास्ट का कन्वर्जन होता है ऑस्टियोब्लास्ट में। अब बताओ, एक तरह की सेल का दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट होना, एक तरह की सेल का दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट होना, क्या बोलेंगे इसको अपन? मेटाप्लेजिया। क्या बोलेंगे अपन इसको? मेटाप्लेजिया। यानी कार्टिलेजिनस बोन के फॉर्मेशन के दौरान, कार्टिलेजिनस बोन के फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग द कार्टिलेजिनस बोन फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द कार्टिलेजिनस बोन फॉर्मेशन, कार्टिलेज से बोन बनने के दौरान कॉन्ड्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करें, आपके मेरे ब्लड के अंदर पाई जाती है मोनोसाइट। यहां भी आपको पता होगा कि बहुत सारी मोनोसाइट होती हैं जो आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिलकर लार्ज फैगोसाइटिक सेल बना लेती हैं, लार्ज फैगोसाइटिक सेल बना लेती हैं। तो ये वाली सेल तो है मोनोसाइट, और मोनोसाइट से लार्ज फैगोसाइटिक सेल का निर्माण होना, इसको अपन नाम देते हैं मैक्रोफेज। इसको अपन नाम देते हैं मैक्रोफेज। तो बताओ, मैक्रोफेज का प्रीकर्सर कौन होता है? आंसर है मोनोसाइट होती है। तो एक तरह की सेल दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट हो रही है बॉडी में। व्हाट इज दिस? दैट इज द मेटाप्लेजिया। व्हाट इज दिस? दैट इज द मेटाप्लेजिया। और अपन एग्जाम्पल की बात करें, आपके मेरे शरीर में पाई जाने वाली बेसोफिल, आपके मेरे शरीर में पाई जाने वाली बेसोफिल कन्वर्ट होती है मास्ट सेल में। आपके मेरे शरीर में पाई जाने वाली बेसोफिल
कन्वर्ट होती हैं मास्ट सेल में, तो एक तरह की सेल का दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट होना, बताओ क्या बोलेंगे इसको अपन? मेटाप्लेजिया। क्या नाम देंगे इसको अपन? मेटाप्लेजिया। तो क्या मेटाप्लेजिया नॉर्मली भी आपके मेरे बॉडी में मौजूद होगा? तो आंसर है यस। ये सारी की सारी कंडीशन आपके मेरे शरीर में देखने को मिलती हैं। तो दीज ऑल आर द फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। दीज ऑल आर द फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। बिना बीमारी के एक पर्टिकुलर सेल का कन्वर्जन दूसरी सेल में हो रहा है, तो इस अवस्था को अपन नाम देना चाहेंगे फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। इज दैट क्लियर? क्या बीमारी में भी कभी ऐसा होता है? क्या बीमारी में भी कभी ऐसा होता है? तो इसका आंसर है यस, बीमारी के दौरान भी ऐसा होता है। देखें, नॉर्मल सरकमस्टांस, ये अपनी ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल एपिथेलियम आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है। यह है स्क्वेमस एपिथेलियम, यह है स्क्वेमस एपिथेलियम। यदि किसी इंसान ने स्मोकिंग करना स्टार्ट किया और लगातार 20 साल तक वह स्मोकिंग करता रहे, तो 20 साल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यह जो पर्टिकुलर स्क्वेमस एपिथेलियम है 20 साल बाद यह चेंज हो गई और यह कुबोइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गई। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कैंसर होने से पहले एक बार इस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। यदि इस अवस्था में इंसान जो स्मोक कर रहा है स्मोकिंग को छोड़ दे, तो 2, 4, 5 साल बाद यह मेटाप्लेजिया वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु नहीं छोड़ेगा तो यह डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट होगा। डिस्प्लेजिया आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो स्मोकर के अंदर एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकाई हैज बीन कन्वर्टेड into the cuboidal epithelium by the long term effect of smoking. The condition is known as metaplasia. एक तरह की सेल का दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट होना मेटाप्लेजिया है, और यह स्मोकर में हो रहा है जो आगे चलकर बीमारी पैदा करेगा, जस्ट लाइक द कैंसर। आगे चलकर कैंसर जैसी अवस्था पैदा करेगा। तो इस मेटाप्लेजिया को अपन नाम देते हैं पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। इस मेटाप्लेजिया को अपन नाम देंगे पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। तो बॉडी में 2 तरह का मेटाप्लेजिया होता है, बिना बीमारी के फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया, और बीमारी की वजह से हो रहा है तो इसको अपन पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ मेटाप्लेजिया। इट इज द मीनिंग ऑफ मेटाप्लेजिया। देख लें अपन मेटाप्लेजिया में क्या पढ़ा है, ये आपके सामने है, परिभाषा देख लें आप। मेटाप्लेजिया की परिभाषा देख लें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल, ज्यों का त्यों आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि स्क्वेमस एपिथेलियम कुबोइडल एपिथेलियम में चेंज हो रही है, यह मेटाप्लेजिया 2 तरह का होगा। यह मेटाप्लेजिया 2 तरह का होगा। एक तो होगा फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया, ये तो नंबर 1 फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया है, आपके मेरे शरीर में नॉर्मली होने वाला। कॉन्ड्रोब्लास्ट का ओस्टियोब्लास्ट में बदलना, मोनोसाइट का मैक्रोफेज में बदलना, बेसोफिल का मास्ट सेल में बदलना। एक है पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया, क्रॉनिक स्मोकर के अंदर ब्रोंकियल एपिथेलियम जो स्क्वेमस होती है उसका कुबोइडल एपिथेलियम में परिवर्तित हो जाना आफ्टर द मेनी टाइम ऑफ स्मोकिंग। द कंडीशन इज नोन एज पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया। इज दैट क्लियर? तो दोनों तरह के मेटाप्लेजिया आपके सामने क्लियर है। नंबर 1 एट्रोपी, नंबर 2 हाइपरट्रोपी, नंबर 3
हाइपरप्लेजिया नंबर 4, नंबर 4 अपन ने बात कर ली। मेटाप्लेजिया, कम ऑन टू द लास्ट नंबर 5, जिसका नाम है डिस्प्लेजिया, जिसका नाम है डिस्प्लेजिया। देखो, डिस का मतलब ही होता है खराब, पेनफुल और एबनॉर्मल। डिसवर्ड जैसे कि डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। डिसएक्टिविटी, एबनॉर्मल, अनवांटेड एक्टिविटी। डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया का मतलब भी होता है सेल के साइज और शेप के अंदर कन्वर्जन आ जाना। सेल के साइज और शेप में परिवर्तन आ जाना डिस्प्लेजिया कहलाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से मैं बहुत सारे क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन डील करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में इफ एनी हाउ आते ही आते। इसमें आने वाले 10 मिनट में जो मैं आपसे डील करूंगा, 10 क्वेश्चन आप कंफर्म मान लेना कि एक आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। समझें इस वर्ड को कि डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है। एक फीमेल है, इसको एग्जाम्पल से जानेंगे अपन। एज है 55 ईयर। इसको कुछ सिम्टम आ रहे थे पोस्ट मीनोपोजल सिम्टम आ रहे थे। उनको ट्रीट करने के लिए यह एस्ट्रोजन ले रही है, बोले तो एचआरटी। एचआरटी आप सभी जानते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। 55 साल वाली फीमेल जिसको मीनोपोज हो चुका है, 2, 4, 5 साल से सिम्टम आ रहे हैं, जिनको ट्रीट करने के लिए वह एचआरटी ले रही, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब इसने एचआरटी स्टार्ट की, उससे पहले इसकी सर्विक्स में जो एपिथीलियम है वो इस तरीके से थी। दैट इज द नॉर्मल सर्वाइकल एपिथीलियम, स्क्वेमस एपिथीलियम। बोले तो इस सर्कमस्टांस को अपन बोलेंगे दैट इज द डायग्राम ऑफ नॉर्मल सर्विक्स। इट इज द डायग्राम ऑफ नॉर्मल सर्विक्स। एचआरटी लेते हुए 2 साल हो गए इसको, 2 साल से लगातार एस्ट्रोजन ले रही है। 2 साल बाद इसकी सर्विक्स को देखा गया, स्पेकुलम की सहायता से स्क्रैपिंग करके सेल को निकाला गया, तो सेल में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला। सेल में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला, इस तरह की सेल देखने को मिली। इसका मतलब है 2 साल पहले, यानी 55 साल में इसने एचआरटी लेना स्टार्ट किया, 57 साल की एज में इसकी सर्वाइकल एपिथेलियम इस तरह की हो गई। इसका मतलब परिवर्तन आया, सेल के साइज और शेप के अंदर परिवर्तन आया, परंतु बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। सेल के साइज और शेप में परिवर्तन आया, परंतु बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। चलो कोई नहीं, अपन इन परिवर्तन को लगातार नोटिस कर रहे हैं। अगले साल फिर अपन ने देखा, बोले तो जब ये 58 साल की हुई, एचआरटी लगातार चल रही है। अब इसकी सर्वाइकल एपिथेलियम में परिवर्तन थोड़ा ज्यादा आ गया। इसकी सर्वाइकल एपिथेलियम में परिवर्तन थोड़ा ज्यादा आ गया। ये वाली सर्वाइकल एपिथेलियम देखने को मिली। इसका मतलब है नॉर्मल से काफी चेंज हो गई। चलें स्टडी कर रहे हैं अपन। उसके बाद 1 साल बाद एचआरटी लगातार चल रही है। अपन ने इस फीमेल की सर्विक्स में फिर से परिवर्तन देखा 59 ईयर में, और परिवर्तन कुछ इस तरीके से था। परिवर्तन कुछ इस तरीके से था, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। ये इसमें न्यूक्लियस है, जो डायग्राम में अपन ने दिखाया है, ये इसमें न्यूक्लियस है। सेल के साइज और शेप में परिवर्तन हुआ, और ज्यादा परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ।
सेल के साइज और शेप में किसी भी तरह का अल्टरेशन होना, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेजिया। कारण ढूंढा गया तो कारण मिला कि भैया किसकी वजह से हुआ है, आंसर है एस्ट्रोजन की वजह से हुआ है। तो ये जो सरकमस्टांस अपन को सबसे पहले देखने को मिला, इस अवस्था को अपन नाम दे माइल्ड डिस्प्लेजिया। इस अवस्था को अपन नाम देंगे माइल्ड डिस्प्लेजिया। व्हाट इज द डिस्प्लेजिया? व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज और अल्टरेशन इन साइज एंड शेप ऑफ द सेल। सेल के साइज और शेप में किसी भी तरह का परिवर्तन आना डिस्प्लेजिया कहलाता है। तो ये शुरुआत हो गई डिस्प्लेजिया की माइल्ड, फिर 1 साल बाद और ज्यादा परिवर्तन आया, इसको अपन नाम देंगे मॉडरेट डिस्प्लेजिया। और परिवर्तन आया, इसको अपन नाम देंगे मॉडरेट डिस्प्लेजिया। फिर 1 साल बाद और बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, और ये जो बहुत ज्यादा परिवर्तन वाली अवस्था है, इसको अपन नाम देंगे सीवियर डिस्प्लेजिया। ये बहुत ज्यादा परिवर्तन वाली अवस्था है, इसको अपन नाम देंगे सीवियर डिस्प्लेजिया। सीवियर डिस्प्लेजिया की सेल का यदि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें तो यह लगभग कैंसर है, लगभग कैंसर है। बस देरी इस बात की है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटेगी, ये कैंसर फैलने लग जाएगा, यानी सेल में कैंसर जैसे फीचर आ गए। यह प्री कैंसरस कंडीशन है। अब इस अवस्था में यदि आप सर्विक्स को निकाल दो तो कैंसर होने से बचा जा सकता है। इस अवस्था में यदि आप सर्विक्स को निकाल दो तो कैंसर होने से बचा जा सकता है। तो यह जो कंडीशन है, यह एक तरीके से पर्टिकुलर कंडीशन प्री कैंसरस कंडीशन है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी। which is characterized by cytological feature of malignancy without histological feature। अभी इसमें मैलिग्नेंसी के सेल के फीचर तो आ गए हैं, हिस्टोलॉजिकल फीचर नहीं है, वो आते ही कैंसर होने वाला है। तो यह फीमेल के यूट्रस में आपने डिस्प्लेजिया देखा। अब इसको यूं समझे अपन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का अर्थ यदि अपन जाने तो डिस्प्लेजिया में अपन इसको डिफाइन करेंगे, सेल के साइज और शेप में किसी भी तरह का परिवर्तन आना डिस्प्लेजिया कहलाता है। व्हेनेवर देयर इज एनी अल्टरेशन टू द साइज एंड शेप ऑफ द सेल, सेल के साइज और शेप में किसी भी तरह का परिवर्तन आना डिस्प्लेजिया कहलाता है। तो इसको डिफाइन करूं मैं, इट इज डिफाइन एज द अल्टरेशन इन साइज and shape of the cell, size and shape of the cell। किसी भी सेल के साइज और शेप में किसी भी तरह का परिवर्तन आना डिस्प्लेजिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ डिस्प्लेजिया इन द सर्विक्स, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यह 3 तरह का होगा। अभी तक जो मैं ग्रोथ डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूं, मैंने हर एक ग्रोथ डिसऑर्डर में आपको नॉर्मल भी बताया और एबनॉर्मल भी बताया, बोले तो फिजियोलॉजिकल भी बताया और पैथोलॉजिकल भी बताया। याद रखने वाली बेहद इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेजिया कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होता, इट इज ओनली द पैथोलॉजिकल कंडीशन। इट इज नॉट एन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इट इज ओनली द पैथोलॉजिकल कंडीशन। हमेशा यह पैथोलॉजिकल होगा, कभी भी इसका फिजियोलॉजिकल होना संभव नहीं है। और ये जो डिस्प्लेजिया की तीसरी अवस्था है, सीवियर डिस्प्लेजिया, यह तो लगभग कैंसर है, यह तो प्री कैंसरस कंडीशन है। और इस पर्टिकुलर प्री कैंसरस कंडीशन को अपन सीवियर डिस्प्लेजिया बोले। इस प्री कैंसरस कंडीशन को या तो सीवियर डिस्प्लेजिया बोले या प्री कैंसरस कंडीशन ही बोले। यानी इस प्री कैंसरस कंडीशन का मतलब है, इस कंडीशन में कैंसर रिवर्सिबल होता है। अगर आप इस कंडीशन को रोक दो, एचआरटी बंद कर दो, तो सही हो सकती है। वो डिस्प्लेजिया जो अभी अपन ने देखा था, एचआरटी बंद कर दो तो ये वापस से 5 साल बाद नॉर्मल हो सकती है। और बंद नहीं किया आपने एचआरटी तो 1-2 साल में कैंसर होने वाला है बस।
तो इस अवस्था में कैंसर रिवर्सिबल होता है, जहां पर सेल में साइटोलॉजिकल फीचर तो आ जाते हैं बट हिस्टोलॉजिकल फीचर नहीं आते। तो सीवियर डिस्प्लेजिया बोले, प्री कैंसरस कंडीशन बोले, या इसी को नाम देते हैं अपन कार्सिनोमा इन सिटू। इसी को नाम देते हैं अपन कार्सिनोमा इन सिटू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्सिनोमा इन सिटू और सीवियर डिस्प्लेजिया? तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। इसको अपन बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी। इट इज डिफाइंड एज द साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी विदाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर। साइटोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी विदाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर, विदाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर, यानी सेल में कैंसर जैसे फीचर आ गए हैं, अभी हिस्टोलॉजिकल फीचर इन्वेजन और मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटी और ये काम भी चालू हो जाएगा। तो विदाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर इज नोन एज कार्सिनोमा इन सिटू। एट दैट स्टेज द कैंसर इज रिवर्सिबल। इफ द स्टिमुलस हैज बीन रिमूव द सेल विल बी गेट द नॉर्मल अरेंजमेंट साइज एंड शेप। और यदि स्टिमुलस लगातार रहेगा तो आने वाले भविष्य में कैंसर पैदा होने वाला है। It means cytological feature of malignancy without histological feature. The condition is known as severe dysplasia, precancerous condition, या इसी को अपन नाम देते हैं कार्सिनोमा इन सिटू। अब आप क्वेश्चन पर आगे बढ़े। आपके मेरे शरीर में तीन ऐसी अवस्थाएं होती हैं, आपके मेरे शरीर में तीन ऐसी अवस्थाएं होती हैं, तीन जगह जहां ये प्री कैंसरस कंडीशन डेवलप हो जाती। सबसे पहले ओरल कैविटी। ये तीनों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओरल कैविटी, वह इंसान जो टोबैको चेवर या स्मोकर होते हैं, सबसे पहले तो उनके ओरल कैविटी की ओपनिंग कम हो जाती, उसके बाद सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है और फिर चिक पर या टंग पर सफेद कलर की परत जम जाती है। यदि सफेद कलर की परत को वहां से स्क्रैच करके बाहर निकालें और उनको माइक्रोस्कोप में देखें तो कैंसर जैसी सेल मिलेंगी। इसका मतलब है स्टिमुलस बंद नहीं किया तो कैंसर होने वाला है। और ओरल कैविटी में ये जो सफेद रंग की परत बनती है, यह प्री कैंसरस कंडीशन या कार्सिनोमा इन सिटू है और इसको अपन नाम देते हैं ल्यूकोप्लेकिया। इसको अपन नाम देते हैं ल्यूकोप्लेकिया। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, इसी तरह की अवस्था पाई जाती है स्टोमक में। स्टोमक में एक इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है एच पाइलोराई, और लगातार वह सालों साल रहे तो स्टोमक का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जो आने वाले भविष्य में कैंसर बन सकता है। तो स्टोमक में भी प्री कैंसरस कंडीशन कौन सी मानी जाएगी? स्टोमक में प्री कैंसरस कंडीशन होती है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। स्टोमक में प्री कैंसरस कंडीशन होती है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। इसी तरीके से प्री कैंसरस कंडीशन होती है कोलन में। कोलन में भी, कोलन का जो कैंसर होता है, मैक्सिमम जो कैंसर है वो उन लोगों में होते हैं जिनको पहले बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द प्री कैंसरस कंडीशन। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द प्री कैंसरस कंडीशन ऑफ कोलन। ये तीनों कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन तीनों कंडीशन को सीवियर डिस्प्लेजिया बोल दो, कार्सिनोमा इन सिटू बोल दो, या प्री कैंसरस कंडीशन बोल दो। तो ओरल कैविटी में प्री कैंसरस कंडीशन बता दो, ल्यूकोप्लेकिया। स्टोमक में प्री कैंसरस कंडीशन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। कोलन में प्री कैंसरस कंडीशन आंसर है अल्सरेटिव कोलाइटिस।
और अपन क्वेश्चनों पे बात करें, ओरल कैविटी लिखा मैंने, इस पर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओरल कार्सिनोमा। ओरल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर है टोबैको नंबर 1 और स्मोकिंग। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओरल कार्सिनोमा, द आंसर इज टोबैको और स्मोकिंग। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन गैस्ट्रिक कैंसर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। बहुत बार पूछा गया पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर, और तीनों का एक ही आंसर है। आप सारे साथियों के दिमाग में आ रहा है, द आंसर इज हेलियोबैक्टर पाइलोराई। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, द आंसर इज एच पाइलोराई। एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, गैस्ट्रिक कैंसर की प्री कैंसरस कंडीशन बता दो, आंसर इज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इज दैट क्लियर। इसके अलावा एक और वर्ड अपन ने यहां डील किया, कॉलन। द मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ कॉलन कैंसर, द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ कॉलन कैंसर, द आंसर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। द आंसर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अलावा क्वेश्चन आया है, द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉलन कैंसर। अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉलन कैंसर का रिस्क फैक्टर बता दो। ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, हाई फैट हाई फाइबर डाइट, लो फैट लो फाइबर डाइट, लो फैट हाई फाइबर डाइट, हाई फैट लो फाइबर डाइट। कॉलन कैंसर या अल्सरेटिव कोलाइटिस का रिस्क फैक्टर तो वह लोग जो लंबे समय तक अपनी डाइट में फैट तो लेते हैं ज्यादा, फैट तो लेते हैं ज्यादा, अनहेल्दी डाइट लेते हैं और फाइबर लेते हैं कम, ऐसे इंसानों में भविष्य में अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का खतरा होता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया तो भविष्य में कैंसर भी बन सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया तो भविष्य में कैंसर भी बन सकता है। तो देखो 3 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डोमिनेंट रिस्क फैक्टर ऑफ कोलन कैंसर, आंसर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। निम्न में से कोलन में पाई जाने वाली प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बता दो, अल्सरेटिव कोलाइटिस। द रिस्क फैक्टर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलन कैंसर, आंसर इज हाई फैट और लो फाइबर डाइट। अब कुछ क्वेश्चन सर्वाइकल कैंसर के, कुछ क्वेश्चन सर्वाइकल कैंसर के। द मोस्ट डोमिनेंट रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का डोमिनेंट रिस्क फैक्टर कौन सा होगा, आंसर इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आंसर इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। द मोस्ट डोमिनेंट रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सर्वाइकल कैंसर में प्री कैंसरस कंडीशन या कैंसरस लीजन को देखने के लिए इसका डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स और वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन क्या कहलाता है, आंसर है कॉल्पोस्कोपी। सॉरी, आंसर है कॉल्पोस्कोपी। व्हाट इज द कॉल्पोस्कोपी? जैसे एंडोस्कोपी होती है, हिस्टेरोस्कोपी होती है,
प्रोक्टोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी होती है, ऐसे ही कोल्पोस्कोपी होती है। सर्विक्स और वेजाइना का डायरेक्टली विजुअलाइजेशन कोल्पोस्कोपी कहलाता है। यदि सर्विक्स में कोई गांठ दिख रही है तो कोल्पोस्कोपी की सहायता से उसका एक टुकड़ा बाहर निकालते हैं और फिर उसकी जांच करते हैं, उसको अपन बोलते हैं बायोप्सी। कोई टुकड़ा लेकर उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज द बायोप्सी। और जो इसमें प्री कैंसरस लीजन है, जैसे किसी में डिस्प्लेजिया हुआ है, अभी अपन ने डिस्कस किया डिस्प्लेजिया हुआ है, तो सर्विक्स की स्क्रैपिंग की थी सबसे पहले पेपेनिकोला ने। सर्विक्स की स्क्रैपिंग की थी पेपेनिकोला ने। जो स्क्रैप निकला, जो मटेरियल निकला, उसको स्लाइड पर रखकर देखा, उसमें बड़ी बड़ी सेल दिख रही हैं, न्यूक्लियस उनका बढ़ गया, कैंसर जैसी सेल दिख रही है। इसका मतलब कैंसर हुआ नहीं है बट होने वाला है। तो पेपेनिकोला ने सर्विक्स की स्क्रैपिंग करके सबसे पहले स्लाइड या स्मीयर बनाई और उन्होंने अपने नाम पर ही उस स्मीयर को नाम दिया और उसका नाम है पेप्स स्मीयर। उसका नाम है पेप्स स्मीयर। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि पेप्स स्मीयर किसके लिए बनाते हैं? आंसर है सर्वाइकल कैंसर के लिए। आंसर है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अब देखें, यदि ये चार ऑप्शन आए और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर यूज्ड फॉर द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स को सीधे देखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कोल्पोस्कोपी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, गौर से सुनना, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। आंसर इज पेप्स स्मीयर। स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, कन्फर्मेटिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर? आंसर इज बायोप्सी। अगर बायोप्सी और पेप्स स्मीयर अलग अलग आए तो पहला आंसर बायोप्सी जाएगा। क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टेस्ट कंडक्टेड फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन कौन से टेस्ट करोगे? ये चारों ऑप्शन हो तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम, सारे टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा? पेप्स स्मीयर, पेपेनिकोला ने बनाया था। कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा? बायोप्सी। और सर्विक्स को देखना है तो क्या करोगे? कोल्पोस्कोपी। इस सारे के सारे क्वेश्चन हैं। यहां समझने वाली बात यह है, पहले डेवलप्ड कंट्री में सर्वाइकल कैंसर से मरने वाली डेथ का रेशो बहुत ज्यादा था, जो अभी वर्तमान में कुछ कंट्रोल में आया। उसका कारण है कि वहां 50 साल के बाद पेप्स स्मीयर फीमेल के लिए मैंडेटरी कर दिया, और पेप्स स्मीयर बनाते हैं तो मालूम चल जाता है कि यार कैंसर जैसी सेल दिख रही है, निकाल दो। 50 साल बाद फैमिली कंप्लीट हो गई, यूट्रस को, सर्विक्स को निकाल दो, रेडिकल हिस्टेक्टोमी कर दो, तो कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है। इसलिए होने वाली डेथ का रेशो कम हो गया। वहां पेप्स स्मीयर मैंडेटरी आफ्टर द 50 ईयर। तो यह स्क्रीनिंग टेस्ट है, यह स्क्रीनिंग टेस्ट है। भले से अपने एग्जाम में 10 बार आ गया कि पेप्स स्मीयर का यूज होता है सर्वाइकल कैंसर में, बट प्री कैंसरस लीजन को देखने के लिए मेनली करते हैं। तो क्वेश्चन फिर से सुने, 5 क्वेश्चन। सर्विक्स को डायरेक्ट देखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कोल्पोस्कोपी। दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए? पेप्स स्मीयर। तीसरा क्वेश्चन, द कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, आंसर है बायोप्सी। द कॉमन टेस्ट कंडक्टेड फॉर सर्वाइकल कैंसर, आंसर है ऑल ऑफ देम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, आंसर इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इज दैट क्लियर? तो ये कार्सिनोमा इन सिटू में से बनने वाले अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो गए। देखिए 10 से ज्यादा क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज द डिस्प्लेजिया। अल्ट्रेशन इन साइज एंड शेप ऑफ द सेल इज डिस्प्लेजिया। नॉर्मल सर्विक्स, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर डिस्प्लेजिया को ही प्री कैंसरस बोलते हैं अपन। कैंसर जैसी सेल दिखने लग गई, ये देख लें आप। साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी विदाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर। प्री कैंसरस कंडीशन कुछ ऑर्गन की, ओरल कैविटी में कौन सी प्री कैंसरस कंडीशन ल्यूकोप्लेकिया, स्टोमक में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस,
कॉलन में अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अलावा ओरल कैविटी के कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज टोबैको और स्मोकिंग। गैस्ट्रिक कैंसर, पेप्टिक अल्सर, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का नंबर 1 कॉज एच पाइलोराई। कोलन कैंसर में प्री कैंसरस कंडीशन अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलन कैंसर का रिस्क फैक्टर हाई फैट और लो फाइबर डाइट, और सर्वाइकल कैंसर में बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेजिया, सीवियर डिस्प्लेजिया, प्री कैंसरस कंडीशन और कार्सिनोमा इन सिटू। यह है आपके सारे के सारे ग्रोथ डिसऑर्डर और उनका डिस्क्रिप्शन हो गया। यहां से स्टार्ट किया था, देख लें एक बार। दैट इज द एट्रोपी, इट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरट्रॉफी, दोनों तरह की, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। हाइपरप्लेजिया दोनों तरह का, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। मेटाप्लेजिया दोनों तरह का, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। डिस्प्लेजिया केवल एक तरह का, हमेशा पैथोलॉजिकल, नॉट फिजियोलॉजिकल। इसमें सीवियर डिस्प्लेजिया या कार्सिनोमा इन सिटू एडिशनली डील कर लिया, और इसमें बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब आज शायद आपको मिल गया। इज दैट क्लियर? तो ये ग्रोथ डिसऑर्डर आपके कंप्लीट होते हैं। पीपीटी के माध्यम से भी देख लें आप एक बार ग्रोथ डिसऑर्डर को। देखें एट्रोपी, इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट, कॉमनली अकर ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस। ब्रेन के सेल की एट्रोपी होना, स्किन में रिंकल हो जाना, हाइपरट्रॉफी। इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट, दो तरह का, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में देखें इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन एथलेटिक्स हार्ट। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ वन किडनी व्हेन अनदर किडनी हैज बीन डैमेज। एक इंसान की एक किडनी खराब होने पर साल भर बाद दूसरी किडनी का साइज बढ़ जाएगा, बीमारी की वजह से हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज पैथोलॉजिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी इन पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन नॉर्मल अरेंजमेंट इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। देखें इंक्रीज नंबर ऑफ यूटेराइन सेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंक्रीज साइज ऑफ एंडोमेट्रियल सेल ड्यूरिंग द, इंक्रीज नंबर आएगा यहां, सॉरी यहां पर अपन लिखेंगे इंक्रीज नंबर, increase number during the hyperplasia during the proliferative phase। उधर देखें पैथोलॉजिकल में हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट इन ओल्ड मेल क्लाइंट ड्यू टू द एक्सेसिव लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। द मार्कर for prostate cancer is PSA, prostate specific antigen। is that clear? come on to the next। मेटाप्लेजिया, एक तरह की सेल का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल इज नोन एज मेटाप्लेजिया। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रोब्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट में, बेसोफिल मास्ट सेल में, मोनोसाइट मैक्रोफेज में, और मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियम इन स्मोकर। Dysplasia, alteration in size and shape of the cell is known as dysplasia। Condition of dysplasia mild, moderate, severe। Severe dysplasia को कार्सिनोमा इन सिटू या प्री कैंसरस कंडीशन के नाम से जाना जाता। ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए। कार्सिनोमा इन सिटू को देख लो, इट इज डिफाइंड एज द साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी विदाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर। The basement membrane is intact at that stage। The condition of cancer is reversible if stimulus has been removed। हटा दें तो कंडीशन रिवर्सिबल हो सकती है। प्री कैंसरस कंडीशन, ओरल कैविटी में ल्यूकोप्लेकिया, स्टोमक में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, कॉलन में अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर जो क्वेश्चन बताते, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ प्री कैंसरस लीजन इन सर्विक्स इज पैप स्मीयर। स्क्रीनिंग टेस्ट है। कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर बायोप्सी है। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना कोल्पोस्कोपी कहलाता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक कैंसर एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एच पाइलोराई। कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलन कैंसर इज हाई फैट और लो फाइबर डाइट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ल्यूकोप्लेकिया
या ओरल कैंसर? आंसर टोबैको एंड स्मोकिंग। आंसर है टोबैको एंड स्मोकिंग। इज दैट क्लियर? तो ये आपके ग्रोथ डिसऑर्डर का टॉपिक कंप्लीट होता है। क्योंकि इसके साथ ऐसा नहीं कि पैथोलॉजी का सारा पोर्शन कंप्लीट हुआ, एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज द इन्फ्लामेशन, एक्जुडेट, ट्रांजुडेट, एडिमा और गैंग्रीन, तो जिसको अपन डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद कि आपको समझ में आया और ये क्वेश्चन आने वाले फ्यूचर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आज अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।